एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल रियल लाइफ जी क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन लेके आया हूँ, इसलिए आप प्लीज़ लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को स्किप ना करें, हर एक क्वेश्चन को समझें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नंदा देवी चोटी, ऑप्शन ए सब हिमालय का भाग है, कुमाऊं हिमालय का भाग है, नेपाल हिमालय का भाग है, पंजाब हिमालय का भाग है। नंदा देवी चोटी किसका भाग है? वो आपका कुमाऊं हिमालय का भाग है। ओके, नंदा देवी चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो 1817 मीटर है। ओके, कुमायूं हिमालय उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा, गढ़वाल तथा नैनीताल जिलों में विस्तृत है। नंदा देवी कुमायूं हिमालय का सर्वोच्च शिखर है। ओके, नंदा देवी कुमायूं हिमालय का सर्वोच्च शिखर है। क्वेश्चन नंबर 2, चंडीगढ़ किस पहाड़ी के नीचे स्थित है? शिमला पहाड़ी, शिवालिक पहाड़ी, मोरनी पहाड़ी, लेह एवं कारगिल। तो मोरनी पहाड़ी के नीचे स्थित है। ओके, चंडीगढ़ के बारे में बता देता हूँ। चंडीगढ़ आधुनिक भारत का प्रथम नियोजित नगर है। चंडीगढ़ में सुखना झील है। चंडीगढ़ में झील है, कौन सा झील? सुखना झील है। शिवालिक हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी में है। शिवालिक को बां हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। शिवालिक को बां हिमालय के भी नाम से जाना जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? व्यास, चिनाब, नर्मदा, यमुना। नर्मदा नदी हिमालय से नहीं निकलती है। ओके, तो कहाँ से निकलती है? नर्मदा विंध्याचल पर्वत श्रेणी अमरकंटक से निकलती है। ओके, व्यास का बता देता हूँ आपको मैं। व्यास नदी रोहतांग दर्रे के समीप समुद्र तल से 4330 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 4, 200 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान कौन सी फसल के लिए आदर्श जलवायु है? चावल, गेहूँ, तंबाकू, चाय। वो है आपका चावल। ओके, तंबाकू बताता हूँ आपको मैं तंबाकू के बारे में। तंबाकू नकदी फसल है। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। चावल उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान दूसरा है। उत्तर प्रदेश में गेहूँ उत्पादन में भारत का पहला राज्य है। ओके, चाय का ही बता देता हूँ। चाय के उत्पादन में असम प्रथम स्थान है। चाय की खेती के लिए लेटराइट मिट्टी, कौन सी मिट्टी? लेटराइट मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 4, रावी नदी पर जो योजना क्रियान्वित की गई है उसे टिहरी बांध योजना कहते हैं, थीन बांध योजना कहते हैं, पोंग बांध योजना कहते हैं, माही बांध योजना कहते हैं। कौन सा योजना कहते हैं? उसको कहते हैं थीन बांध योजना। ओके, टिहरी बांध, मैं आपको टिहरी बांध के बता देता हूँ। टिहरी बांध योजना भागीरथी नदी पर, कौन सी नदी पर? भागीरथी नदी पर। और इससे किसको लाभ होता है? तो उत्तराखंड को लाभ होता है। ओके, माही बांध परियोजना माही नदी पर स्थित है। कहाँ? माही नदी पर। और कहाँ है ये? गुजरात राज्य में है और इससे गुजरात को लाभ होता है। कोल बांध परियोजना सतलज नदी पर है। हिमाचल प्रदेश को लाभ होता है। ओके, मैं एक और परियोजना बता देता हूँ। कोयना परियोजना कोयना नदी पर स्थित है जिससे महाराष्ट्र राज्य को लाभ होता है। क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए बंदरगांव में से कौन सा बंदरगाह लो एस का निर्यात करता है? कोचीन, न्यू मंगलोर, मुंबई, विशाखापट्टनम। वो आपका न्यू मंगलोर। ओके, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है आपका? तो मुंबई है। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो वो है आपका विशाखापट्टनम है। ओके, कोचीन के बारे में बताता हूँ। कोचीन केरल में है और इसे कब बनाया गया है कोचीन बंदरगाह को? तो 1928 को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, श्रीहरिकोटा स्थित है कहाँ? केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में। कहाँ है? तो वह आपका आंध्र प्रदेश में है। ओके, श्रीहरिकोटा में सार केंद्र बना है जहाँ से भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण किया गया था। ओके, सार केंद्रों से और भी सारी चीज़ों का परीक्षण किया जाता है, जैसे कि रॉकेट मोटर और उपग्रह प्रणालियों में विभिन्न परीक्षणों के लिए व्यापक परीक्षण की सुविधा वहाँ पे। और आपको बता दूँ कि वहाँ से श्रीहरिकोटा से 5 मई 2005 में कार्टोसैट 1 और हेमसैट उपग्रहों का PSLV C6 रॉकेट प्रक्षेपित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब प्रतिवर्ष मनाया जाता है? 29 अप्रैल, 28 अप्रैल, 27 अप्रैल, 26 अप्रैल। 29 अप्रैल को मनाया जाता है। 27 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो 27 अप्रैल को विश्व ग्राफिक्स दिवस मनाया जाता है। विश्व ग्राफिक्स दिवस मनाया जाता है। ओके, तो 26 अप्रैल को क्या मनाया था फिर? 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। ओके, 28 अप्रैल को फिर क्या मनाया जाता है?
तो मैं आपको 28 अप्रैल का भी बता देता हूँ। 28 अप्रैल को कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की वह महिला खिलाड़ी जिसने पहली बार बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप खिताब जीता था? पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, अश्विनी पोनप्पा, टीसी तुलसी। कौन है वो? वो है आपका पीवी सिंधु है। ओके, पीवी सिंधु का एक चीज बताता हूँ। पीवी सिंधु रियो डी जेनेरियो ओलंपिक 2016 यानी 2016 में बैडमिंटन में रजत पदक जीती। पीवी सिंधु। क्वेश्चन नंबर 10, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा पुस्तक के लेखक कौन है? विनय ठाकुर, मिशेल ओबामा, चित्रा मुद्दल, मनु जोसेफ। तो इसका सही आंसर क्या है? चित्रा मुद्दल। ओके, लेखिका चित्रा मुद्दल ने उपन्यास पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा के लिए साहित्य अकादमी 2019 से सम्मानित किया गया है। और ये उपन्यास किससे संबंधित है? तो किन्नर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद, मैसूर। वो हैदराबाद ने नहीं भाग लिया था। ओके, हैदराबाद रियासत को 7 प्रतिनिधि को भेजने का प्रावधान किया गया था। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर किया गया। संविधान सभा में कुल 389 सदस्यों में से कितना? तो 93 सदस्य देशी रियासत से चुनने की प्रावधान की थी। हैदराबाद सबसे बड़ी रियासत थी। क्यों? क्योंकि वहाँ की आबादी 1.5 करोड़ थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है। यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? अनुच्छेद 19(1) क, अनुच्छेद 19(2) ख, अनुच्छेद 19(1) ग, अनुच्छेद 19(1) घ। अनुच्छेद 19(1) क। ओके, अब अनुच्छेद 19 सिर्फ 19 क्या है मैं उसके बारे में आपको देता हूँ। ये मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, अब सिर्फ 6 है। 19(a) किससे संबंधित है? तो 19(a) है बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। 19(b) ये किससे संबंधित है? तो ये है शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्र होने और सभा की स्वतंत्रता। 19(c) ये किससे संबंधित है? तो ये है आपका संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19(d) ये किससे संबंधित है? तो ये है देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। ठीक है, सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़ करके, लेकिन अब वहाँ पे भी हो गया है। अनुच्छेद 19(e) किससे संबंधित है? तो ये है देश में किसी भी क्षेत्र में आवागम की स्वतंत्रता। 19(f) ये किससे संबंधित है? तो संपत्ति की स्वतंत्रता से। और 19(g) ये भी बता देता हूँ। 19(g) संबंधित है किससे? तो 19(g) संबंधित है कोई भी व्यापार एवं जीविका चलान की स्वतंत्रता। ओके, इतना सारा मैं आपको अनुच्छेद बताया हूँ, तो इसलिए प्लीज़ आप केयरफुली सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, संवैधानिक संशोधन हेतु विधायक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? संसद, राज्यसभा, राज्य विधानमंडल, लोकसभा। वो संसद में प्रस्तुत किया जाता है। ओके, संवैधानिक संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक, धन विधेयक, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव आदि पर संयुक्त अधिवेशन नहीं हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 14, संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किए जाने पर उस तारीख से कब तक आपातकाल प्रवर्तन में रह सकता है? 2 माह, 3 माह, 6 माह, 12 माह। 6 माह रह सकता है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल कहाँ से लिया गया है? तो वो यूएसए के संविधान से लिया गया है। आपको बता दें कि संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख किया गया है। कौन कौन से? तो एक राष्ट्रीय आपातकाल, एक राष्ट्रपति शासन, राज्य में राष्ट्रपति शासन, और एक हो गया वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत, और राष्ट्रपति शासन राज्य में 356 के तहत अनुच्छेद, और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। 360 वित्तीय, 356 राष्ट्रपति शासन, 356 राष्ट्रीय आपातकाल। याद रखिएगा मेरे दोस्त। भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया गया है। कब? पहला तो चीन के युद्ध में 1962 के टाइम। ठीक है, दूसरा 1971 में, क्यों? बांग्लादेश को लेकर के युद्ध होने के लिए वहाँ पे हुआ था। ठीक है, और थर्ड वाला मैं आपको बता देता हूँ, आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल की घोषणा हुआ था। कब? वो ये हुआ था 1975 में। ओके, 1962, 1971, 1975, 3 बार हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15, किसी पदार्थ का वह केंद्र जहाँ उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है कहलाता है? दोलन केंद्र, निलंबन केंद्र, द्रव्यमान केंद्र, गुरुत्व केंद्र।
गुरुत्व केंद्र कहलाता है। ठीक है, वस्तु का भार गुरुत्व केंद्र के नीचे, ठीक नीचे की ओर कार्य करता है। कि भी किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र तब तक स्थिर रहता है जब तक उसका आकार नहीं बदला जा सकता, नहीं बदलता मतलब। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, 1 ग्राम ईंधन के जलने से मुक्त ऊष्मा को कहा जाता है ज्वलन ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा, ऊष्माधारिता, ऊष्मीयमान, ऊष्मीयमान। ओके, किसी वस्तु का तापमान 1 डिग्री, ओके, उसमें धारिता का मैं बता देता हूँ, बढ़िया से सुनिएगा। उसमें धारिता का यानी किसी वस्तु का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम ऊष्मा धारिता कहते हैं। ठीक है, अब हम विशिष्ट ऊष्मा का बताते हैं आपको। हम विशिष्ट ऊष्मा बराबर परिणाम में किसी पदार्थ और जल की ऊष्मा धारिता का अनुपात उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। ओके, 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम बर्फ़ को 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी में बदलने के लिए हम कितनी ऊष्मा का यूज़ करते हैं? तो 80 कैलोरी ऊष्मा का यूज़ करते हैं हम। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसके वेग द्वारा, आयाम द्वारा, तरंग दैर्घ्य द्वारा, आवृत्ति द्वारा। तरंग दैर्घ्य द्वारा। ठीक है, सर्वप्रथम रोमर, कौन? रोमर नामक वैज्ञानिक ने बृहस्पति ग्रह के उपग्रह की गति को देखकर प्रकाश का वेग ज्ञात किया था। सबसे पहले किसने वेग ज्ञात किया था? तो रोमर ने किया था। ओके, न्यूटन का भी है एक चीज़, 1966 में न्यूटन ने ये खोजा था कि श्वेत प्रकाश के सभी रंगों प्रकाश मिलकर के बना है। श्वेत प्रकाश का सभी रंगों के प्रकाश से मिलकर के बना है। 1666 में न्यूटन ने खोजा था। ओके, आइंस्टीन का भी है। 1905 में आइंस्टीन ने ये तथ्य का उद्घाटन किया था कि प्रकाश भी क्वांटाइज्ड होता है। ओके, फोटोन किसे कहते हैं? फोटोन को बताता हूँ, छोटे छोटे ऊर्जा के समूह, यानी प्रकाश के छोटे छोटे ऊर्जा के समूह में आता है जिसे हम फोटोन कहते हैं। वर्तमान में प्रकाश का वेग क्या होता है, क्या है मतलब? वो है आपका 3 × 10⁻18 मीटर पर सेकेंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, टेलीविजन सिग्नल एक विशिष्ट दूरी के बाद सामान्यतः टीवी सेट द्वारा ग्रहण नहीं किए जाते हैं। कारण है सिग्नलों का दुर्बल होना, दुर्बल रिसीवर एंटीना, वायु में सिग्नलों का अवशोषण, पृथ्वी की वक्रता। तो कौन है? वो है पृथ्वी की वक्रता के कारण। ओके, टेलीविज़न में 2 भाग होते हैं, एक को हम तो कहते हैं आइनोस्कोप और दूसरा कहते हैं हम काइनोस्कोप। ओके, आइनोस्कोप क्या है? आइनोस्कोप चित्र द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करता है। ये आइनोस्कोप का काम है। काइनोस्कोप क्या कहते हैं? काइनोस्कोप एक प्रकार का कैथोड किरण आइसोलोग्राफ है। ठीक है, जो क्या करता है, पर्दे पर चित्र वो दृश्य के अनुसार प्रदीप्त उत्पन्न करती है। क्वेश्चन नंबर 19, हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक को कहते हैं ड्यूटेरियम, प्लूटोनियम, रेडियम, ट्रिटियम। तो उसे क्या कहते हैं हम? उसे कहते हैं ट्रिटियम। ओके, ट्रिटियम हाइड्रोजन का एक दुर्लभ समस्थानिक है। ये एक बीटा उत्सर्जक है। इसकी परमाणु संख्या 1 है। ओके, इसका द्रव्यमान संख्या 3 है। ओके, इसका अर्धवायु यानी इसकी वायु कितनी है, इसकी आयु? तो यह है 12.4। ओके, अब मैं आपको ड्यूटेरियम का बताता हूँ। ड्यूटेरियम को भारी हाइड्रोजन कहा जाता है। इसकी परमाणु संख्या 1 है, द्रव्यमान संख्या 2 है। ओके, इसको याद रखिएगा, मेन पॉइंट्स था। क्वेश्चन नंबर 20, हाइबर की प्रक्रिया किसके विनिर्माण में प्रयुक्त होती है? सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया। वो है आपका अमोनिया। अमोनिया का संरचना क्या है? तो टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल है। ओके, उसकी आकृति है पिरामिडल। अमोनिया की संरचना टेट्राहेड्रल और आकृति पिरामिडल होती है। क्वेश्चन नंबर 21, रस्ट की रासायनिक संरचना क्या है? तो ये सी है, 2Fe2O3.3H2O। ओके, लोहे को गैल्वेनाइज्ड यानी कि जस्तीकरण करके जंग से बचाया जा सकता है। ओके, लेकिन जंग कैसे लगती है? जंग कहते हैं किसे? तो लोहे में आर्द्र वायु में छोड़े जाने पर उसके ऊपर जंग की एक ढीली परत बैठ जाती है जिसे हम जंग कहते हैं। ये क्यों लगता है? तो ये हवा की नमी और ऑक्सीजन के कारण लगती है। ओके, एक और पॉइंट, लोहे पे जंग लगने से उसका भार बढ़ जाती है। एक और, लोहे के जंग लगने कौन सा परिवर्तन कहलाता है? तो उसका रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 22, निर्जलीकरण के दौरान
शरीर में कौन सा पदार्थ का सामान्यतः क्षय होता है? शर्करा, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम फास्फेट, पोटेशियम क्लोराइड। वो होता है सोडियम क्लोराइड। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, खाद्य पदार्थों को हम किस इकाई में मापते हैं? कैलोरी में मापते हैं। ओके, एक कैलोरी किसे कहते हैं? तो ऊष्मा की वह मात्रा जो 1 ग्राम शुद्ध जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दे उसे हम कैलोरी कहते हैं, यानी कि 1 कैलोरी कहते हैं। 8 घंटा, ओके, हम लोग नॉर्मल काम कितने घंटा काम करते हैं? तो 8 घंटा काम करते हैं। तो इसलिए 8 घंटा काम करने के बाद पुरुष को कम से कम 3000 कैलोरी ऊष्मा की ज़रूरत पड़ती है। ये पुरुष के लिए है, ठीक है, ये है पुरुष के लिए। और स्त्री के लिए है 2500 कैलोरी ऊष्मा। ओके, और बहुत ज़्यादा अगर हार्ड काम कर रहे हैं तो उसमें 3600 पुरुष के लिए ज़रूरी है कैलोरी ऊष्मा, और 3000 स्त्री के लिए ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा किसी ऐसे पौधे का उदाहरण है जो बीज तो लाते हैं पर फल नहीं देते? कपास का पौधा, पीपल वृक्ष, यूकेलिप्टस, चीड़ वृक्ष। वो है आपका चीड़ वृक्ष। ओके, चीड़ के पेड़ से हम क्या निकालते हैं? तो ताड़पीन का तेल निकालते हैं। ओके, विश्व का सबसे लंबा आवृत्त बीजी पौधा यूकेलिप्टस है। सबसे बड़ा फूल बता देता हूँ, सबसे बड़ा फूल अरफ्लेसिया है, और विश्व का सबसे छोटा पुष्पीय पौधा है वोल्फियम। ओके, सबसे छोटा बीज आर्किड्स होता है। 25, क्वेश्चन नंबर 25, प्यूटोरिको ट्रेंच किस महासागर के अधिकतम गहराई में स्थित है? पैसिफिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। अटलांटिक महासागर में। ओके, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा? प्यूटोरिको गर्त है। ओके, प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त है। प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक महासागर को हम प्रशांत महासागर भी कहते हैं, और उसमें मेरियाना गर्त है। हिंद महासागर में कौन सा गर्त है? तो हिंद महासागर में आपका सुंडा गर्त है और जावा गर्त है। क्वेश्चन नंबर 26, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने शांति नोबेल पुरस्कार कब जीता था? 1972, 1900 यहाँ पे 77 डाल दीजिए मेरे दोस्त, गलती हो गई यहाँ पे, 62 की जगह 77। सी 1978, 1964। तो इसका सही आंसर क्या है? तो 1977 इसका सही आंसर है। ओके, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो है आपका लंदन में है। ओके, एमनेस्टी इंटरनेशनल मानव अधिकार से संबंध है। क्वेश्चन नंबर 27, काकरपारा परियोजना किस नदी घाटी से संबंधित है? ताप्ती नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी, तुंगभद्रा नदी घाटी, कृष्णा नदी घाटी। वो है ताप्ती नदी घाटी से संबंधित है। ओके, काकरपारा परियोजना ये कहाँ है? ये गुजरात में है। ओके, ताप्ती नदी पर कौन सा नगर अवस्थित है? ताप्ती नदी पर आपका सूरत अवस्थित है। ओके, ताप्ती नदी में एक और परियोजना है, कौन सा परियोजना है? उकायू परियोजना है। ओके, नर्मदा में कौन सा परियोजना है नर्मदा नदी में? तो वो है आपका सरदार सरोवर परियोजना है। ओके, तुंगभद्रा में कौन सा परियोजना है? तो वो तुंगभद्रा परियोजना है। कृष्णा नदी घाटी, कृष्णा नदी में कौन सा परियोजना है? तो नागा अर्जुन सागर परियोजना है। ओके, एक और सतलज और बेतवा नदी का बता देता हूँ। सतलज में भाखरा नांगल परियोजना है, और बेतवा नदी में है माता टीला परियोजना। क्वेश्चन नंबर 28, बहादुर शाह जफर के दोनों बेटों का सिर कलम करके चांदी के तस्तरी में उपहार के रूप में उसके पास किस क्रूर ब्रिटिश अधिकारी ने भेजा था? जनरल नील, जनरल हैवलॉक, जनरल हडसन, सर कैंपवेल। तो कौन थे वो थे आपका जनरल हडसन थे। ओके, बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट था। 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया था, और उसे कहाँ भेज दिया गया? तो उसे रंगून भेज दिया गया। क्वेश्चन नंबर 29, संस्था और संस्थापकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? थियोसोफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट, कदर पार्टी लाला हरदयाल, होम रूल लीग पूना बाल गंगाधर तिलक, इंडियन एसोसिएशन MS जोशी। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? इंडियन एसोसिएशन का MS जोशी नहीं है। ओके, थियोसोफिकल सोसाइटी का एनी बेसेंट बिल्कुल सही, गदर पार्टी का लाला हरदयाल सही, होम रूल लीग पूना बाल गंगाधर तिलक ये भी सही, और डी का कौन हो जाएगा? तो डी का हो जाएगा आनंद मोहन बोस और एक सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ओके, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 30, भारत की किस राज्य में विधानसभा की एक सीट धर्म के आधार पर आरक्षित है? गोवा, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड। वो है आपका सिक्किम। ओके, 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम भारत का
22वां राज्य बना था। ओके, गोवा कौन सा कितनावां राज्य है? तो यह आपका 25वां राज्य है। कब बना था? तो 1987 में बना था, 30 मई 1987 में। ओके, नागालैंड, नागालैंड कब बना था? तो नागालैंड 1963 में बना था। किससे अलग होकर के? तो असम से अलग होकर के बना था वो। किस आंदोलन के कारण? तो नागा आंदोलन के कारण अलग हुआ था, जो 1963 में नागालैंड अलग राज्य बनाया गया। ओके, मिजोरम, मिजोरम कब बनाया गया? तो 1987 में बनाया गया, 1987 में बनाया गया। ओके, गोवा भी 1987 बना है, बट वो 30 मई को बना है, और ये कुछ अलग डेट है, सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये 1987 में बना है। तो आज का ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस। तो कैसा लगा आप लोगों को? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए जो जनरल कंपटीशन से जुड़े हुए हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो को देखने के लिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।